हेलो एवरीवन, स्वागत है सभी का ऑनलाइन स्टडी में। तो देखिए फ्रेंड्स, इससे पहले हमने आपको सेट 5 तक कंप्लीट कराया हुआ है और सभी क्वेश्चंस बाइलिंगुअल है। तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, चाहे आप हिंदी के हैं चाहे आप इंग्लिश में। ठीक है, क्योंकि आप लोगों ने डिमांड किया था कि क्वेश्चंस को बाइलिंगुअल रखा जाए, तो मैं पूरी तरह से कोशिश कर रहा हूँ कि सभी क्वेश्चंस को बाइलिंगुअल रखा जाए। और डेली बेसिस पे 25 क्वेश्चन दे रहा हूँ और ये 200 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सीरीज चल रहा है, जिसका सेट नंबर 6 आज हम इस डिस्कस करने वाले। तो आशा करते हैं कि अब तक आपने सभी वीडियोस को देखा होगा। अगर नहीं भी देखा है तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाकर के प्लेलिस्ट में सभी क्वेश्चंस को देख लीजिएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। और सबसे पहला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल न्यूनतम जल दक्ष यानी कि लीस्ट वाटर इफिशिएंट फसल है। इसका मतलब ये हुआ कि वह फसल जिसे उगाने में सबसे अधिक पानी की आवश्यकता पड़ती है, आवश्यकता होती है, वो कौन सा फसल है यहाँ पे। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हम कह सकते हैं कि जो शुगर केन आप देख रहे हैं यानी कि जो गन्ना है, इसे उगाने में काफी ज्यादा पानी की जरूरत होती है। ऐसा माना जाता है कि अगर आप 1 टन गन्ना निकालना चाहते हैं तो करीब आपको 250 टन पानी लगेगा, यानी इतना गुना ज्यादा पानी का इस्तेमाल इसमें किया जाता है, लगता है। तो करेक्ट आंसर फिलहाल ऑप्शन ए हो जाता है। राइट, चलिए सेकेंड क्वेश्चन क्या बनता है, नजर डालिए कि निम्नलिखित में से कौन से एक मद समूह में सिर्फ जैव निम्नीकरणीय जो मदे हैं। तो जैव निम्नीकरणीय का मतलब कि बायोडिग्रेडेबल, यानी कहने का मतलब कि कुछ समय के बाद ये पर्यावरण में जाकर के मिल जाएगा। ऐसा नहीं कि ये पर्यावरण को नुकसान पहुंचाएगा। जैसे कि अगर आप सिंपल सा लॉजिक ये ले लो कि आप एक प्लास्टिक ले लो और एक ले सकते हैं जैसे लकड़ी। तो प्लास्टिक चाहे कितने भी वर्ष बीत जाए, वो आपका ज्यों का त्यों रहेगा, वो नॉन बायोडिग्रेडेबल हो जाता है। और अगर उसी तरह से लकड़ी की हम बात करें तो लकड़ी कुछ वर्षों के बाद वो सड़ गल करके हमारे मतलब कि वायुमंडल में, एक तरह से वायुमंडल का मतलब कि हमारे अ, जैसे कि जमीन की अगर हम बात करें तो जमीन वो मिल जाएगा कहीं ना कहीं। तो वो एक तरह से क्या होता है, बायोडिग्रेडेबल हो जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग कौन सा जो है वो सही तरीके से बायोडिग्रेडेबल है, जैव निम्नीकरणीय है। तो देखिए लकड़ी की बात करें तो बिल्कुल सही है, घास तो होगा, और चर्म यानी कि जो लेदर होगा ये भी होगा। अगर बाकी ऑप्शंस पे नजर डालिए तो ये हो सकता है, ये हो सकता है, लेकिन प्लास्टिक नहीं होगा, तो ये कट गया। ठीक उसी तरह से अगर हम फलों के छिल की बात करें, ये हो सकता है, नींबू का रस ये भी हो सकता है, लेकिन चीनी मिट्टी का प्याला ये फिर नहीं होता। उसी तरह से बाकी ऑप्शन भी दिए गए थे। तो कुल मिलाकर जो सही बनेगा वो ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है कि लाइकेन जो एक नग्न चट्टान पर भी पारिस्थितिकी अनुक्रम को प्रारंभ करने में सक्षम है, वास्तव में किसके सहजीवी साहचर्य है। तो देखिए जो लाइकेन होता है इसे हम लोग वायु प्रदूषक के सूचक के रूप में जानते हैं। और ये सहजीवी जो साहचर्य है कि अगर इसका बात करें तो यहाँ पे कह सकते हैं कि कवक और साइवेल, ठीक सवाल, कवक और सवाल। तो यहाँ पे ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। दो चीज और याद रखिएगा, जैसे सहजीवी जो साहचर्य यानी कि सिम्बियोटिक रिलेशनशिप की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे कवक और शैवाल तो होता ही है। साथ ही साथ सहजीविता यानी कि एक तरह से म्यूटलिज्म का एक उत्कृष्ट उदाहरण के रूप में जाना जाता है लाइकेन को। तो ये ध्यान में रखेंगे। राइट, चलिए नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित में से कौन अधिकतम कुशलता पूर्वक सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। देखिए गाइस, अगर हम बात करें पीडीएफ की तो पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। ये वाला पीडीएफ यानी क्लास नोट वाला पीडीएफ, और साथ ही साथ प्रिंटेबल पीडीएफ भी हम वहाँ पे प्रोवाइड आपको करा देंगे। तो अगर आपको जिस तरह सा पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना है। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आप टेलीग्राम को जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। सही आंसर होगा क्लोरेला। क्लोरेला एक कोशिकीय शैवाल होता है जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा अत्यधिक कुशलता से सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। नेक्स्ट क्या आता है कि ब्लू कार्बन क्या है। हम आपको पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं कि 200 ऐसे क्वेश्चंस ये आपका इकोलॉजी को प्रोवाइड कराए जिसमें आपको डेफिनेटली क्वेश्चंस देखने को मिलेगा एग्जाम में। चाहे किसी भी एग्जाम में आप जाकर के वनडे एग्जाम में बैठ जाना, देख लेना यहाँ से एक भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस पूछा जाता है तो फिर मुझे बताना। ब्लू कार्बन क्या है। तो ब्लू कार्बन हम एक तरह से कह सकते हैं कि महासागरों और तटीय पारिस्थितिकी तंत्रों द्वारा प्रगृहित कार्बन होता है। ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन ए को टिक करेंगे। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित राज्यों में से किस में सिंह पुंछी वानर यानी कि मकॉक अपने प्राकृतिक आवास में पाए जाते हैं। तो मकॉक जो देखने को मिलता है वो हमें तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक, इन तीनों जगहों पर देखने को मिलेगा। तो इसलिए हम ऑप्शन ए को टिक करेंगे, 1 2 3। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट बन जाता है। अगला प्रश्न कि दो निकटवर्ती और भिन्न पादप समुदायों के बीच की सीमा को घेर लेने वाले यानी दखल करने वाले
विधिक प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति के संक्रमण क्षेत्र को किस रूप में जाना जाता है? इसे हम लोग इकोटोन के नाम से जानते हैं, हिंदी में इसको संक्रमिका के नाम से जाना जाता है। तो बी करेक्ट बन जाता है। अगला प्रश्न कि यूनेस्को द्वारा मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, जिसे एमएबी के नाम से जानते हैं, की शुरुआत कब की गई थी? तो हो सकता है ऐसे पूछा जा सकता है कि यूनेस्को के संदर्भ में एमएबी का पूर्ण रूप क्या है? तो मैन एंड द बायोस्फीयर प्रोग्राम इसका फुल फॉर्म है और इसकी शुरुआत की गई थी 1971 में। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाता है, 1971 में इसकी स्टार्टिंग की गई थी। अगला प्रश्न आता है कि मानस जैव आरक्षित क्षेत्र बायोस्फीयर जो रिजर्व है निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है? मानस, काजीरंगा, ये तो आप जानते ही हैं, बहुत ही सिंपल सा है लेकिन बार बार रिपीट होता रहता है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ पे इंक्लूड कर दिया। असम बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। अगला प्रश्न कि भारत के कितने जैव आरक्षित क्षेत्र जो है यूनेस्को के जैव आरक्षित क्षेत्र के विश्व नेटवर्क में शामिल है? तो टोटल हम जानते हैं कि भारत में 18 बायोस्फीयर रिजर्व है, जिसमें से 12 जो है वो यूनेस्को में मान्यता प्राप्त है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी होगा, यूनेस्को में 12 मान्यता प्राप्त है। अगला प्रश्न कि एक जीव भौगोलिक क्षेत्र जो कि जैव विविधता का महत्वपूर्ण भंडार है और जिसे मानव द्वारा खतरा है, क्या कहलाता है? इसे हम लोग कहते हैं बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट, यानी जैव विविधता तप्त स्थल के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी। और अगर आपसे पूछे कि भारत में कुल कितने जैव विविधता तप्त स्थल है, तो आपको याद रखना है कि टोटल 4 प्रकार के हॉटस्पॉट है, जैसे कि उत्तर पूर्व हिमालय, पश्चिमी घाट, इंडो वर्मा यानी भारत वर्मा और एक होता है सुंडरलैंड। ये 4 प्रकार के भारत में जैव विविधता तप्त स्थल माने जाते हैं। 22 मई को जैव विविधता दिवस के रूप में मनाते हैं, ये याद रखना आपको। भारत में जैव भौगोलिक मंडलों की संख्या कितनी है? भारत में जैव भौगोलिक मंडलों की संख्या टोटल कितनी है? तो टोटल 10 होते हैं और वो 10 कौन कौन से यहाँ पर मैंने लगा रखा है। ट्रांस हिमालयी क्षेत्र, मरुस्थलीय क्षेत्र, अर्ध शुष्क क्षेत्र, पश्चिमी घाट क्षेत्र। साथ ही साथ यहाँ पे हम कह सकते हैं कि दक्कन का पठारी क्षेत्र होगा, गंगा का मैदानी क्षेत्र, उत्तर पूर्वी क्षेत्र, तटीय क्षेत्र और द्वीपीय क्षेत्र। ये कुल मिलाकर के 10 यहाँ पे हम कह सकते हैं। जैसे कि क्वेश्चन में पूछा गया कि जैव भौगोलिक मंडलों की संख्या कितनी है, तो टोटल 10 है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? नेक्स्ट कह रहा है कि भारत के निम्नलिखित जैव मंडल रिजर्व में कौन से गारो पहाड़ियों पर फैला हुआ है? तो गारो, जयंतिया ये सब हम जानते हैं कि मेघालय में पड़ता है। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि जो नोक्रेक है, नोक्रेक आपका मेघालय में पड़ता है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। जैव, देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका उसी से रिलेटेड है कि नोक्रेक जैव मंडल रिजर्व जो है वो कहाँ अवस्थित है? तो गेस तो कर ही सकते हैं कि मेघालय में अवस्थित है। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाता है, मेघालय। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल वनस्पति संरक्षण हेतु स्वस्थानी पद्धति नहीं है? स्वस्थानी का मतलब क्या होता है, मैं आपको ये बता दूं कि प्रजातियों का उनके प्राकृतिक आवास में ही संरक्षण करना, उसे कहते हैं हम लोग स्वस्थानी संरक्षण। ठीक है, तो यहाँ पे कह सकते हैं इसके अंतर्गत जैसे जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र आता है, बायोस्फीयर रिजर्व, राष्ट्रीय पार्क आता है और वन्य जीव अभ्यारण्य आता है। लेकिन यहाँ पे जो आप वनस्पति उद्यान देखते हैं ये बाह्य स्थानीय हो जाता है, तो यहाँ पे हम बी को टिक करेंगे, ये नहीं है इसमें। यहाँ पे मैंने क्लियरली देखिए मेंशन भी कर दिया है कि इन सीटू जो कंजर्वेशन होता है यानी स्वस्थानी संरक्षण का अर्थ होता है कि प्रजातियों का उनके प्राकृतिक आवास में ही संरक्षण करना। इसमें शामिल होते हैं जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र, राष्ट्रीय उद्यान और वन्य प्राणी अभ्यारण्य, ये 3 चीज इसमें आते हैं। ये सभी क्षेत्र प्राकृतिक आवास में ही वनस्पति और जीवों का संरक्षण करते हैं, जबकि वनस्पति उद्यान यानी बॉटनिकल गार्डन में पौधों को उनके प्राकृतिक आवास से हटाकर के कृत्रिम रूप से उगाया जाता है। यह एक्स सिटू यानी कि प्राकृतिक आवास के बाहर संरक्षण का उदाहरण माना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक यूनेस्को द्वारा प्रमाणित क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का बृहत्तम जैव मंडलीय निधि है? इससे पहले भी मैंने ये क्वेश्चन आप लोगों को कराया था, तो वो आता है मन्नार की खाड़ी। ठीक है, ऑप्शन डी मन्नार की खाड़ी। नेक्स्ट क्या है कि जंगल महल कहलाने वाला क्षेत्र कहाँ अवस्थित है? जंगल महल कहलाने वाला जो क्षेत्र है वो कहाँ अवस्थित है? आई होप कि आप लोगों ने वीडियो को लाइक कर दिया होगा, और अगर आपने अभी तक वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं तो अगर आपने लाइक नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस वीडियो को ज्यादा लाइक करिए, फ्रेंड के साथ शेयर करिए यार, ताकि हमें भी अच्छा लगे। तो जंगल महल कहलाने वाला जो क्षेत्र है वो आपका पश्चिम बंगाल का एरिया है। यहाँ पे ऑप्शन हम
ए को टिक करेंगे। जैसे पश्चिम बंगाल में पश्चिमी मेदिनीपुर, जहाँ पे फिलहाल मैं पोस्टेड हूँ, खड़गपुर पश्चिम मेदिनीपुर के अंतर्गत आता है। पश्चिम मेदिनीपुर हो गया, झारग्राम हो गया, बांकुड़ा, पुरुलिया, ये जो सब क्षेत्र है, इन जिले को जो मिलाकर के जंगल महल कहा जाता है, क्षेत्रीय नाम है। तो ये थोड़ा सा याद रखना, ऑप्शन ए होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्या आता है कि परितंत्र यानी इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग 1935 में किसके द्वारा किया गया था? सर्वप्रथम 1935 में एजी टॉन्सले जो है, टॉन्सले यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन सी टॉन्सले। नेक्स्ट क्या कह रहा है? नेक्स्ट कह रहा है कि पारिस्थितिकी होती है। पारिस्थितिकी क्या होता है? तो पारिस्थितिकी हम कह सकते हैं कि जीव तथा उनके पर्यावरण के संबंध, उनके बीच संबंध के जो कारण होते हैं उनको कहा जाता है पारिस्थितिकी, यानी जीव और उनके पर्यावरण के बीच के संबंध, ऑप्शन डी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि इनमें से कौन पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है? पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है। तो देखिए, कह सकते हैं कि पारिस्थितिकी जो होता है यह एक जैविक और अजैविक दोनों संगठकों के में युक्त होता है, करेक्ट है। इनकी अपनी स्वयं की उत्पादकता होती है, ये भी सही है। यह एक बंद तंत्र है, ये गलत है, क्योंकि ये प्रश्न कई बार हमने पढ़ा भी है कि ये एक खुला तंत्र होता है, पारिस्थितिकी तंत्र एक प्रकार का खुला तंत्र होता है, तो ये चीज यहाँ पे गलत है। लेकिन बाकी लास्ट ऑप्शन यह प्राकृतिक संसाधन तंत्र होता है, तो ये सही है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी को टिक करेंगे, जो कि गलत था, विषय में सही नहीं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि पारिस्थितिकी संक्रमण अवधारणा का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? पारिस्थितिकी संक्रमण अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बेनेट द्वारा। ठीक है, बेनेट के द्वारा किया गया था, तो यहाँ पे हम बी को टिक करेंगे, बेनेट। नेक्स्ट पॉइंट, निम्न में से किसने सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी यानी कि डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया? गहन पारिस्थितिकी का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? तो उनका नाम है अर्नीज नेस। ठीक है, अर्नीज नेस जो है वो 1973, ये ध्यान रखिएगा कि 1973 में इन्होंने ये बात कही थी, गहन पारिस्थितिकी डीप इकोलॉजी शब्द का इस्तेमाल किया था। और यहाँ पे एक चीज हमने देखा कि पारिस्थितिकी संक्रमण अवधारणा का प्रयोग जो है वो बेनेट ने कब किया था? तो ये भी याद रखिएगा 1976 में। ठीक है, 1976 में किया था। नेक्स्ट आता है कि मोनोक्लाइमेक्स, मोनोक्लाइमेक्स यानी एकल चरम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? मोनोक्लाइमेक्स एकल चरम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो एफ ई क्लाइमेट्स, एफ ई क्लाइमेट्स, यहाँ पे ऑप्शन ए को टिक करें, एफ ई क्लाइमेट्स ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट आ रहा है कि पारिस्थितिकीय पदछाप के माप की इकाई क्या है? पारिस्थितिकीय पदछाप के माप की इकाई क्या होती है? तो यहाँ पे भूमंडलीय हेक्टेयर करेक्ट होगा, ऑप्शन ए भूमंडलीय हेक्टेयर। इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे समझिए कि पारिस्थितिकी पद चिन्ह यानी पदछाप इकोलॉजिकल फुटप्रिंट की अवधारणा का प्रतिपादन कनाडा के पर्यावरणविद जो कि कौन थे? विलियम विलियम यहाँ पे रीस कह सकते हैं, विलियम रीस तथा मैथियास वेकेनैगल वेकेनैगल, ये दो कनाडा के पर्यावरणविद थे, इन्होंने ही किया था। उनकी कार्यविधि यह माप करती थी कि मानव ने पृथ्वी की कितनी वहन क्षमता का प्रयोग कर लिया है। पारिस्थितिकी पदछाप के माप की यह इकाई जो है वो भूमंडलीय हेक्टेयर के रूप में की जानी जाती है, तो याद रखना है आपको। और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न ये बनता है कि पारिस्थितिकी स्थायी मित विविधता है, ठीक है, यह किस आंदोलन का नारा है? इकोलॉजी इज ए परमानेंट इकोनॉमी, इकोलॉजी इज ए परमानेंट इकोनॉमी, ये जो है वो किस आंदोलन का नारा था? तो चिपको आंदोलन आप जानते हैं, जो कि बहुत ही फेमस आंदोलन था, पेड़ों को कटाने से बचाने के लिए, कटने से बचाने के लिए सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में स्टार्ट किया गया था। तो यहाँ पे फिलहाल करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। और ये कब हुआ था ये आपको याद भी रखना है कि 1973 में। ठीक है, उत्तराखंड के चामोली जिला उस वक्त उत्तर प्रदेश हुआ करता था। तो कुल मिलाकर के बात करें तो आज हमने सेट नंबर 6 भी अच्छे तरीके से कंप्लीट किया। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करिए, फ्रेंड के साथ शेयर करिए, और इससे पहले के बाकी के पार्ट्स को आपने नहीं देखा है तो बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, जाकर के सभी पार्ट के वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि जो भी क्वेश्चन इसमें दिए गए वो डेफिनेटली आपके पेपर में पूछा जाएगा, ये मेरी गारंटी है। और आपको पता ही है कि मैं इस तरह से ऐसे नहीं बोलता हूँ जब तक मैं 100% श्योर ना हूँ, क्योंकि ये सभी क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछे ही जाते हैं, तो आपको मिस नहीं करना है। आप इसको जितना हो सके अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।
थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।